आज मैं आप सभी को एक ऐसी जेल ब्रेक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें दिन दहाड़े गोलियां चली, कई लोग मारे गए और एक बहुत ही खतरनाक कार्टेल लीडर दिन दहाड़े जेल से फरार हो गया। इस कार्टेल लीडर के साथ 30 कैदी और जेल से फरार हुए और ये वो सभी कैदी थे जिन्हें खासकर इस जेल से भगाया गया था, क्योंकि ये सभी एक ही कार्टेल से जुड़े हुए थे जिसका नाम था लॉस मैक्सिकल कार्टेल। जेल से फरार होने वाला ये कार्टेल लीडर कोई मामूली शख्स नहीं था, क्योंकि उस वक्त ये पूरी जेल पर राज करता था और अपने हर इल्लीगल धंधे को जेल के अंदर बैठकर चला रहा था। ये इतना खतरनाक था कि जेल के हर गार्ड से लेकर हर कैदी तक उससे डरता था और ये जेल उसके लिए किसी घर से कम नहीं थी। मगर इसके बावजूद वो एक बेहतरीन प्लानिंग और कनेक्शन की वजह से सबसे खतरनाक जेल ब्रेक को अंजाम देने में कामयाब हो गया। कहानी शुरू होती है 1 जनवरी 2023 को, जब मैक्सिको के जुआरेस शहर में सुबह के 7 बज रहे थे और पूरा शहर लगभग सो रहा था। इस वक्त कुछ हथियार बंद ट्रक्स का काफिला सीरीसो प्रिजन के बाहर आकर रुकता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वहां धड़ाधड़ गोलियां चलने लगती है। इससे पहले कि जेल के बाहर खड़े गार्ड्स अपने वॉकी टॉकी उठाते, उन्हें भी गोलियां लगती हैं और वो जमीन पर गिर जाते हैं। वैन से निकलकर अब वो लोग गोलियां चलाते हुए जेल के अंदर घुस जाते हैं और पूरी जेल अब धुएं से भर चुकी थी और हर तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। गोलियों की आवाज से जेल सहम उठी। ये सभी शूटर्स एक मकसद के साथ जेल की तरफ बढ़ रहे थे और क्योंकि उनका टारगेट पहले से ही सेट था, इसीलिए उनकी टाइमिंग भी बहुत ही परफेक्ट थी। महज 10 मिनट के अंदर ही लगभग 30 कैदी जेल की बाहर की तरफ भागने लगते हैं। इन्हीं कैदियों के बीच एक शख्स था जिससे पूरी जेल खौफ खाती थी और इस शख्स का नाम था अर्नेस्टो अल्फ्रेडो, जिसे लोग एल नेटो के नाम से भी जानते थे। एल नेटो इस जेल में पिछले 10 साल से कैद था। कहने को तो वो महज एक कैदी था, मगर उसने इस जेल को अपने इल्लीगल कामों का अड्डा बना लिया था, जिसमें वो जेल में बैठे बैठे ड्रग स्मगलिंग और मर्डर तक करवाता था और ये सब कुछ वो जेल के गार्ड्स को रिश्वत खिलाकर कर रहा था। अब तक वो इस पूरी जेल पर राज कर रहा था और फिर आती है 1 जनवरी 2023 की वो सुबह, जब जेल की कोई भी दीवार उसे नहीं रोक पाई। मगर 4 दिन बाद ही एक कार एक्सीडेंट होता है जिसके पीछे एक डेड बॉडी मिलती है और ये पूरी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। ये कहानी है लॉस मिचेल्स कार्टेल के लीडर एल नेटो की, जिसने जेल में बैठे बैठे अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया और कैसे एक खूनखार जेल ब्रेक की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। सीरीसो 3 मैक्सिको के जुआरेस शहर की वो जेल है जिसे यूएस बॉर्डर से बहुत ही करीब बनाया गया था और रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये वो हाई सिक्योरिटी जेल थी जहां मैक्सिको के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता था। मगर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। इस जेल के कुछ गार्ड से लेकर हाई अथॉरिटीज की कैदियों से काफी अच्छी दोस्ती थी और इसी वजह से धीरे धीरे जेल का कंट्रोल इन कैदियों के हाथ में आ गया और लॉस मिचेल्स कार्टेल के लोग इस जेल को पूरी तरह कंट्रोल करने लगे। इस जेल में गार्ड्स को रिश्वत खिलाकर जेल के अंदर कुछ भी मंगाया जा सकता था और इसीलिए हथियार, ड्रग्स और मोबाइल फोन से लेकर हर वो चीज इस जेल में मौजूद थी जिससे कार्टेल मेंबर्स इस जेल को कंट्रोल करते थे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि कैदियों के लिए फर्नीचर और दूसरा लग्जरी सामान बाकायदा जेल के मेन गेट से अंदर आता और वो भी बिना किसी रोक टोक के। सन 2022 आते आते ये जेल बिल्कुल भी किसी जेल की तरह नहीं लग रही थी, क्योंकि कुछ सेल्स में कैदियों के पास अपने जकूजी और टीवी थे और साथ ही साथ कैश और महंगी शराबें भी थी। ये सब कुछ जेल में गार्ड्स और जेलर की निगरानी में आता था और इन सभी के पीछे सिर्फ एक ही शख्स था और वो था एल नेटो, जो इस पूरी जेल को कंट्रोल कर रहा था। इस जेल में हर एक आदमी उसकी बात मानता और वही ये तय करता कि जेल में कब क्या और कैसे आएगा। अब आते हैं एल नेटो की शुरुआती जिंदगी पर, जहां से होकर इस जेल तक वो पहुंचा। इसकी शुरुआत होती है सन 1990 में, जब नॉर्थन मैक्सिको में उसका जन्म हुआ। नॉर्थन मैक्सिको शुरू से ही ड्रग कार्टेल्स की जंग का मैदान रहा है, जहां आए दिन कार्टेल्स के बीच गैंग वॉर होते रहते थे और वहां रहने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो इन कार्टेल्स का शिकार बन जाओ या इनसे जुड़ जाओ। 18 साल का होते होते एल नेटो ने अपना रास्ता चुन लिया था और वो जुर्म के रास्ते पर चल दिया, जिसमें वो किडनैपिंग, चोरियां और सुपारी किलिंग्स को अंजाम देने लगा। ये सब कुछ वो लॉस मैक्सिकल गैंग के साथ जुड़कर कर रहा था, जिसके तार दुनिया के सबसे खतरनाक कार्टेल सिनालोआ कार्टेल से जुड़े थे। क्योंकि एल नेटो बहुत ही चालाक और बेरहम था, इसीलिए गैंग में बहुत ही तेजी से उसका नाम मशहूर होने लगा और वो बहुत ही तेजी से ऊपर बढ़ने लगा। बहरहाल एल नेटो अब 18 साल का हो चुका था और तभी कुछ किडनैपिंग्स और मर्डर के लिए वो पुलिस के हाथ लग जाता है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उसे 224 सालों की सजा सुनाई, जिसका मतलब था कि अब वो दोबारा कभी बाहर की दुनिया नहीं देख पाएगा। लेकिन एल नेटो के लिए ये एक नई शुरुआत थी और वो एक ऐसी जेल पहुंचने वाला था जहां वो जुर्म की दुनिया का बादशाह बनने वाला था।
जेल में आने के कुछ ही वक्त के बाद उसने अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया, जिसमें उसने गार्ड्स को रिश्वत खिलाकर मोबाइल फोन्स अंदर मंगवा लिए ताकि वो बाहर की दुनिया से जुड़ा रहे। इन्हीं सेल फोन्स की मदद से वो जेल के अंदर बैठे बैठे ड्रग स्मगलिंग करवाता और किडनैपिंग करवाकर फिरौती वसूलता, और जो कोई भी उसके रास्ते में आता वो जेल के अंदर बैठे बैठे उसे मरवा देता। धीरे धीरे ये जेल अब उसका एक इलाका बन गया और सन 2022 आते आते एल नाटो महज एक कैदी नहीं बल्कि वो सीरीज ऑफ 3 जेल का सबसे पावरफुल और खतरनाक शख्स बन चुका था। उसके जेल के किस्से सुनकर अब जुआ रेस के लोग भी उससे डरने लगे थे, मगर अगस्त सन 2022 तक स्टेट गवर्नमेंट उसे दूसरे जेल में ट्रांसफर करने के ऑर्डर सुना देती है और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इस ट्रांसफर के तहत एल नाटो को सिरासोवा 3 जेल से निकालकर फेडरल सुपरमैक्स जेल भेजा जाना था, जो जुआ रेस से काफी दूर थी, और अगर ऐसा हो जाता तो एल नाटो अपनी सारी ताकत खो बैठता। इस ट्रांसफर के पीछे स्टेट गवर्नमेंट का एक ही मकसद था कि एल नाटो की जेल बदलकर उसकी ताकत कम की जाए। ये खबर न्यूज चैनल के साथ साथ पूरी जेल में भी आग की तरह फैल गई। दोपहर होते होते ये खबर एल नाटो तक भी पहुंच गई और साथ ही साथ उसे ये भी पता चल गया कि उसे कितने बजे और किस रास्ते से लेकर जाया जाएगा, क्योंकि एल नाटो जानता था कि जेल ट्रांसफर से उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है। तब उसने वो फैसला किया जिसने पूरे जुआ रेस को हिला कर रख दिया। उस दोपहर 2 आदमी हाथ में बंदूक लिए ग्रोसरी स्टोर में घुसते हैं और वहाँ मौजूद कस्टमर पर गोलियां चलाने लगते हैं और वहाँ से बिना कुछ भी लूटे चले जाते हैं। कुछ ही मिनटों बाद इस ग्रोसरी स्टोर में आग भी लग जाती है और महज 1 घंटे के अंदर ही सड़क पर खड़ी कार्स में भी आग लगा दी जाती है, जिसकी वजह से हर तरफ रोड ब्लॉक हो जाते हैं। कुछ ही दूरी पर एक बस को भी रोक लिया जाता है, जिसमें से पहले पैसेंजर्स को उतारा गया और फिर सड़क के बीचों बीच उस बस में आग लगा दी गई। मैक्सिको पुलिस परेशान थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जो लोग ये सब कुछ कर रहे थे उनका कोई भी टारगेट नहीं था, मगर एक मकसद जरूर था जिसके तहत वो ये सब कुछ कर रहे थे। दोपहर होते होते कई और दुकानें और रेस्टोरेंट में भी आग लग चुकी थी और शाम होते होते एक शख्स रेडियो स्टेशन से निकला और अपनी कार तक पहुंचने से पहले ही जमीन पर गिर गया क्योंकि उसे गोली लगी थी। रेडियो स्टेशन से थोड़ी दूरी पर एक मैकेनिक को उसके गैराज के बाहर ही मार दिया गया और रात होते होते लगभग 11 लोग मर चुके थे। मारे गए लोगों का ना तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था और ना ही इनका किसी क्रिमिनल गैंग से कोई कनेक्शन था। ये सारी तबाही एल नाटो पूरे शहर में करवा रहा था ताकि उसके जेल ट्रांसफर को रोक दिया जाए। बहरहाल उसका ये पैतरा काम कर गया और अगली सुबह स्टेट गवर्नमेंट ने उसका ट्रांसफर रोक दिया। ये एक मैसेज था पूरी गवर्नमेंट और जेल अथॉरिटीज को कि एल नाटो कितना पावरफुल है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एल नाटो की इसी तबाही की वजह से पूरा जुआ रेस सहम उठा, जिसके बाद कई दिनों तक दुकानें बंद रही और सड़कों पर भी हर तरफ सन्नाटा था। लोगों को अब हर वक्त ये डर सता रहा था कि कहीं ये सब कुछ दोबारा फिर से ना हो। हालांकि इस तबाही की वजह से उसका जेल ट्रांसफर रोक दिया गया, मगर स्टेट गवर्नमेंट उसके खिलाफ कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे वो कभी ना भुला सके। एल नाटो को इस बात की भी भनक लग चुकी थी कि गवर्नमेंट उसके खिलाफ कुछ बड़ा करने वाली है और इसीलिए अब वो जेल ब्रेक की प्लानिंग शुरू कर देता है। अब वो जेल में अपने कार्टेल के लोगों के साथ प्लानिंग करने लगा, जिसमें वो लोग यार्ड में तब बातचीत करते जब उन्हें कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए टाइम दिया जाता। वो अपनी प्लानिंग और इंस्ट्रक्शंस को अब जेल के बाहर बैठे कार्टेल मेंबर्स तक पहुंचाने लगे और अब धीरे धीरे गन्स और हथियार जेल के अंदर आना शुरू हो गए। कुछ गन्स को सप्लाई ट्रक्स के अंदर छुपा कर लाया गया और कुछ हथियार को पूरी तरह खोलकर छोटे छोटे टुकड़ों में लाया गया और उन्हें जेल के अंदर असेंबल किया गया। इन सारे हथियारों को जेल की उस जगह में छुपाया गया जहां गार्ड्स बहुत ही कम जाते थे और कुछ गार्ड्स को रिश्वत तक खिलाई गई ताकि वो वहां चेक ना करें। हालांकि जेल के सभी गार्ड्स करप्ट नहीं थे और ये रिश्वत उन्हीं गार्ड्स को खिलाई जाती जो किसी मजबूरी में फंसे हों, और अगर वो पैसे लेने से मना कर देते तो उन्हें जान से मारने की धमकी देकर चुप करवा दिया जाता। अक्टूबर आते आते एल नाटो और उसका कार्टेल की प्लानिंग पूरी हो चुकी थी, जिसमें 2 टीमें बनाई गई, जिसमें से एक टीम बाहर से अंदर बैठकर कैदियों के साथ कांटेक्ट में रहेगी। उनका प्लान ये था कि बाहर की टीम गोलियां चलाते हुए जेल के अंदर घुसेगी और गेट तोड़कर जेल के अंदर आ जाएगी। इधर कैदियों की दूसरी टीम जेल में आग लगाकर अफरा तफरी मचा देगी और इसी भागदौड़ के बीच वो उन कैदियों के सेल भी खोल देंगे जिन्हें जेल से भगाना है और फिर वो सभी गेट तोड़कर यार्ड की तरफ भागेंगे। इस जेल ब्रेक में उन्हें टाइमिंग का सबसे ज्यादा ध्यान रखना था और इसीलिए वो भागने के लिए एक ऐसा दिन चुनते हैं जिस दिन गार्ड्स का काम कम हो और सिक्योरिटी काफी कमजोर हो। बहरहाल उनके बीच जो दिन तय हुआ वो था न्यू ईयर का पहला दिन, क्योंकि पिछली रात जागने की वजह से अगली सुबह सब सो रहे होंगे और इसी वजह से जेल में ज्यादातर गार्ड्स भी छुट्टी पर थे।
ये सारी प्लानिंग नवंबर और दिसंबर की इन 2 महीनों में की गई थी, जिसमें जेल के रूटीन्स और गार्ड्स के शेड्यूल पर नजर रखी गई और साथ ही साथ जेल से भागने के हर रास्ते को ढूंढा गया। जेल के अंदर की प्लानिंग के साथ साथ बाहर भी इस पूरे प्लान की रिहर्सल की गई, जिसमें ट्रक में बैठकर गोलियां चलाई गई और इस पूरे अटैक की प्रैक्टिस अलग अलग सेफ हाउसेस में की गई। जेल ब्रेक से 1 हफ्ते पहले अंदर और बाहर की दोनों टीम्स पूरी तरह तैयार थी और हर कोई जानता था कि उन्हें क्या करना है, जिसमें गन्स कौन चलाएगा, कौन जेल के गेट को खोलेगा और कौन जेल के अंदर बाहर खड़ा रहेगा और कौन एल नाटो को जेल से बाहर निकालेगा। सब कुछ पहले से ही तय था। आखिरकार 1 जनवरी 2023 का दिन भी आ जाता है। अगली सुबह हल्की हल्की ठंड हो रही थी और जुआ रेस के लोग अभी सो रहे थे। उधर सिरेसो 3 जेल में भी दिन की शुरुआत हो चुकी थी और मेन गेट पर कुछ गार्ड्स तैनात थे, जिनकी शिफ्ट अभी चेंज हुई थी और वो पिछली रात के न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बारे में बातचीत कर रहे थे। इस वक्त कुछ कैदी यार्ड में घूम टहल रहे थे, मगर उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि जेल में कुछ होने वाला है। और तभी सुबह 7 बजे हथियार बंद ट्रक्स का एक काफिला रोड पर दिखाई देता है। इस काफिले में 3 ट्रक थे जो एक दूसरे के साथ आगे पीछे चल रहे थे और जेल के करीब पहुंचते ही ये सभी ट्रक्स गेट के बाहर रुक जाते हैं। ट्रक्स रुकते ही कुछ लोग इसमें से बाहर निकलते हैं और फिर धड़ाधड़ गोलियां चलने लगती है और देखते ही देखते वो गार्ड्स जमीन पर गिर जाते हैं जो गेट्स पर खड़े थे। इस दौरान कुछ गार्ड्स बचने के लिए अंदर की तरफ भागे, मगर उन्हें भी गोलियां लग गई। क्योंकि अंदर कैदियों को पहले से ही खबर कर दी गई थी, इसीलिए वो सभी हाथ में बंदूक लिए अपने सेल्स के बाहर निकले और यार्ड की तरफ भागे। इसी दौरान कुछ कैदियों ने जेल में आग भी लगा दी ताकि धुएं की वजह से कुछ दिखाई ना दे और उधर बाहर खड़ी टीम अलग अलग रास्तों से जेल की तरफ बढ़ने लगी। जेल के अंदर पहुंचने के बाद कुछ और कैदियों के सेल को खोला गया और वो सभी कैदी जो इस कार्टेल के मेंबर थे, देखते ही देखते सभी कैदी जेल के बाहर भागने लगे। इस वक्त पूरी जेल में सिर्फ गोलियां चलने की और बाकी लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और धुआं इतना ज्यादा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी सब के बीच कुछ कैदी ट्रक की तरफ आ गए और कुछ आसपास की गलियों में गायब हो गए। इस भागदौड़ के बीच एक शख्स था जो कुछ हथियारबंद लोगों के घेरे में भाग रहा था और ये कोई और नहीं बल्कि एल नाटो था। जब तक ये फायरिंग रुकी, जेल में तबाही मच चुकी थी। इसी तबाही में 10 गार्ड्स की मौत हो चुकी थी और साथ ही साथ कई कैदी घायल हो चुके थे। एल नाटो अपने 30 साथियों के साथ इस जेल से फरार हो चुका था। इस जेल ब्रेक के महज कुछ ही घंटों के बाद मैक्सिकन आर्मी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने इस पूरी जेल को चारों तरफ से घेर लिया और पुलिस ने जेल तक आने वाले हर रास्ते को ब्लॉक कर दिया। इस अटैक में जो गार्ड्स जिंदा बच गए थे वो गहरे शॉक में थे और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है। बहरहाल इस जेल ब्रेक की तहकीकात करने आर्मी जब जेल के अंदर पहुंची, तब उन्हें ये समझ आ गया कि इस अटैक के जिम्मेदार खुद जेल चलाने वाले लोग ही हैं। एक सेल में उन्हें एक सेफ बॉक्स मिला जिसमें 1.7 मिलियन कैश रखे थे और दूसरे सेल में एक फ्लैट टीवी और जकूजी लगा हुआ था, जिससे ये साफ समझ आ रहा था कि इस जेल के ऑफिसर्स कितने करप्ट थे और ये जेल किसके कंट्रोल में थी। इसी दौरान आर्मी ऑफिसर की नजर वहाँ रखी हैंड गन्स और राइफल पर पड़ती है जो बेड के नीचे रखी थी और साथ ही साथ इस जेल से 84 सेलफोन्स भी मिले, जिसे देख उनके होश उड़ गए। इस जेल से उन्हें हर तरह के ड्रग्स जैसे कि मैथ, कोकीन, हीरोइन और गांजा भी मिला और कुछ कैदियों के सेल तो देखने में किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह लग रहे थे, जिसमें किचन्स, महंगे फर्नीचर, लाइटिंग और टीवी लगे हुए थे। इससे ये साफ समझ आ रहा था कि ये जेल पूरी तरह कैदियों के कंट्रोल में थी और इसीलिए वो इस जेल पर आसानी से अटैक कर पाए, क्योंकि शायद पैसे खिलाकर जेल के गेट्स पहले से ही खुलवा लिए गए थे। बहरहाल जेलर को फौरन डिसमिस कर दिया गया और कई गार्ड से फौरन पूछताछ शुरू कर दी गई और साथ ही साथ बाकी 181 कैदियों को बस में बिठाकर अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। ये जेल ब्रेक वहाँ मौजूद सभी लोगों के लिए एक मैसेज थी कि ये महज सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ है, बल्कि पूरे सिस्टम को खरीदा गया है और इसके पीछे जो शख्स जिम्मेदार था वो जेल से फरार हो चुका था। दोपहर होते होते ये पूरी खबर हर न्यूज चैनल पर दिखाई जाने लगी और जेल के बाहर खड़े आर्मी ट्रक्स हर न्यूज चैनल पर दिखाए जा रहे थे। कुल 30 कैदी जेल से भागे थे, जिसमें एल नाटो भी शामिल था और लगभग 200 सोल्जर्स को पूरे जुआ रेस में फैला दिया गया। वहीं फेडरल पुलिस ने शहर से लेकर हाईवे तक नाकाबंदी लगा दी ताकि बॉर्डर्स तक जाने वाले हर रास्ते को चेक किया जा सके। उधर यूनाइटेड स्टेट्स ने भी अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए और एल पासो के पास हर गाड़ी को रोककर उसकी चेकिंग की जाने लगी और साथ ही साथ एयरपोर्ट को भी हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। अब मैक्सिकन पुलिस ने कैदियों के वांटेड पोस्टर्स जगह जगह लगा दिए, जिसमें बाकी कैदियों की खबर देने पर 3 लाख पैसों का इनाम था और एल नाटो की खबर देने पर 5 मिलियन पैसों का इनाम था।
शुरुआत के 2 दिन तो पुलिस अलग अलग घरों में रेड मारती रही, जिसमें उन्होंने कई लोगों से पूछताछ की और साथ ही साथ हर उस गाड़ी की छानबीन की जो सुनसान इलाकों में खड़ी थी। 2 दिन की छानबीन के बाद यानी कि 3 जनवरी को ये तहकीकात एक खूनी और खतरनाक मोड़ ले लेती है। 3 जनवरी की सुबह 2 पुलिस ऑफिसर्स किसी का पीछा करते हुए मेक्सिको शहर के साउथ में जा रहे थे। तभी अचानक उन पर धड़ाधड़ गोलियां चलने लगती है। ये गोलियां उनकी कार को चीरते हुए अंदर पहुंच गई, जिससे उन दोनों ऑफिसर्स की मौके पर ही मौत हो गई। और जब तक दूसरे ऑफिसर्स वहां पहुंचे, सड़क पर एक तबाही का मंजर हो चुका था। इससे ये साफ समझ आ रहा था कि लॉस मेक्सिकल कार्टेल इस लड़ाई में पीछे नहीं हटने वाला था। किसी को कोई नुकसान न पहुंचे इसीलिए स्कूल्स बंद कर दिए गए और सभी शॉप्स ओनर्स ने भी अपनी दुकानें शाम होने से पहले ही बंद कर दी, जिनकी वजह से सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। पूरे जुआ रेस शहर में सब सहमे हुए थे और उन्हें ये डर सता रहा था कि अगला हमला किसकी तरफ से होगा। इसी तरह 2 दिन खामोशी से निकल गए। 5 जनवरी की सुबह मैक्सिकन पुलिस को एक घर की लोकेशन के बारे में खबर मिलती है और ये घर कॉलोनियन एस्टेका में था, जो जुआ रेस से मिला हुआ था और ये जगह क्राइम्स और इलीगल एक्टिविटीज के लिए जानी जाती थी। पुलिस को मिली खबर के मुताबिक एल नाटो इसी घर में छुपा हुआ था। पुलिस उस घर से कुछ दूरी पर अपनी गाड़ियां खड़ी करती है और इस घर को चुपचाप चारों तरफ से घेर लिया जाता है। पुलिस खामोशी से इस घर पर नजर रख रही थी और तभी घर में दूर से कोई बाहर आता दिखाई देता है और जब पुलिस ने गौर से देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि एल नाटो ही था। एल नाटो ने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी और उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। वो दौड़ते हुए कार की तरफ भागा और उसमें बैठकर वहां से निकल गया। ये देखते ही पुलिस भी उसका पीछा करने लगती है और जब एल नाटो को ये अंदाजा हो गया कि उसका पीछा किया जा रहा है, तब वो कार को और तेजी से भगाने लगता है, मगर तभी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और एक पेट्रोल पंप से जाकर टकरा गई। इस टक्कर की वजह से कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया और एल नाटो फौरन कार से बाहर निकला और उसने धड़ाधड़ पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी और साथ ही साथ वो एल नाटो को घेरते भी जा रहे थे। जैसे ही एल नाटो की बंदूक में गोलियां खत्म हुई, पुलिस ने उसे जमीन पर गिराकर उसे गन छीन ली और उसके हाथ में हथकड़ी पहना दी। इस फायरिंग में एल नाटो को 2 गोलियां भी लगी थी, जिसकी वजह से उसका बहुत खून बह रहा था और उसे पुलिस कार की पिछली सीट पर बिठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाने लगा, मगर रास्ते में ही उसकी सांसें चलना बंद हो गई। वो शख्स जिसने सीरियस और 3 जेल पर पिछले 10 सालों तक राज किया, वो अब मर चुका था और उसकी मौत की खबर पूरे मैक्सिको के हर न्यूज चैनल पर दिखाई जाने लगी। एल नाटो की मौत के कुछ ही घंटों के बाद लॉस मेक्सिकल कार्टेल्स के कुछ लोगों ने 2 स्टोर्स लूट लिए और साथ ही साथ उस सरकारी वकील के ऑफिस पर भी गोलियां चलाई, जिसने एल नाटो की मौत को कंफर्म किया था। हालांकि इस हमले का कोई फायदा नहीं था, मगर कार्टेल के लोग सभी को ये दिखाना चाहते थे कि मरने के बाद भी एल नाटो की पावर कम नहीं हुई है। बहरहाल आने वाले वक्त में स्टेट गवर्नमेंट ने जेल की कमियों और लूप होल्स पर काम करना शुरू किया, जिसमें 181 हाई रिस्क कैदियों को अलग अलग जेलों में भेज दिया गया, जेलर को डिसमिस कर दिया गया और साथ ही साथ कई गार्ड्स पर लगातार इन्वेस्टिगेशन चलाई गई, क्योंकि वो कैदियों से रिश्वत लेकर जेल के अंदर उनके लिए सामान लाते थे। स्टेट गवर्नमेंट ने एक नई जेल अथॉरिटी बनाई, जिन्हें साफ हिदायत थी कि वो किसी भी कार्टेल लीडर को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। सभी कैदियों की सख्त चेकिंग होगी और किसी भी कैदी से खतरा होने पर उसे सुपरमैक्स जेल ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो 11 गार्ड्स और सिविलियन से शूट आउट में मारे गए, उनके परिवार आज भी इस दुख से उबर नहीं पाए हैं और कई सालों तक उनके दिमाग में बस एक ही सवाल था कि पुलिस और जेल के होते हुए ये सब कुछ कैसे हुआ। हालांकि एल नाटो तो मर चुका था, मगर जो नेटवर्क उसने बनाया वो अभी भी शहर में ऑपरेट कर रहा था और इस कार्टेल के बहुत सारे मेंबर्स आज भी जेलों में अपनी सजा काट रहे थे। आखिर में बस एक ही सवाल सामने आता है कि अगर एक शख्स जेल के अंदर बैठकर अपना एम्पायर चला सकता है, तो ऐसा और कितने लोग कर रहे होंगे और इस करप्शन की वजह से और कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और क्राइम स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।